स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। कल राज्यसभा में वोटिंग के दौरान शोभा रानी प्रकरण काफी सुर्खियों में रहा और इसके बाद बीजेपी ने साफ कर दिया था कि कार्रवाई की जाएगी क्योंकि व्हिप का उल्लंघन हुआ है और ऐसे में कल उन्हें सस्पेंड किया गया और आज भी उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। शोभा रानी कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ी हैं। केंद्रीय अनुशासन समिति ने उन्हें कारण बताओ नोटिस थमाया है। जो आपने किया वो क्यों किया, उसका कारण बताइए। ये नोटिस दिया गया है शोभा रानी कुशवाहा को और 7 दिन के भीतर शोभा रानी कुशवाहा को इस नोटिस पर जवाब देना होगा, नहीं तो पार्टी शोभा रानी कुशवाहा को निष्कासित भी कर सकती है। तो क्रॉस वोटिंग के बाद कल भाजपा ने शोभा रानी को सस्पेंड किया था और उन्हें आज कारण बताओ नोटिस भी थमा दिया गया है, जिसमें उन्हें बताना होगा कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो क्यों किया और अगर पार्टी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो उस शोभा रानी कुशवाहा पर कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई निष्कासन की भी हो सकती है। हालांकि शोभा रानी कुशवाहा ने कल ही साफ कर दिया था कि उन्होंने अपने मन का किया है। पार्टी में जो हो रहा है वो उन्हें ठीक नहीं लगा और ऐसे में जो उनके मन में आया वो उन्होंने किया। अगर पार्टी को उन पर कार्रवाई करनी है तो कर दे, वो नहीं डरती। और एक बड़ी खबर बीकानेर से है। यहां शराब की दुकान का विरोध हो रहा है। केएम रोड पर लोग जमा हुए आक्रोशित हैं और रोड को जाम कर दिया है। दरअसल रेलवे फाटक के पास शराब की दुकान का ये लोग विरोध कर रहे हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में जुटी है, बच्चे भी वहां पर जाम का हिस्सा बने हुए हैं, प्रदर्शन का हिस्सा बने हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। बच्चे भी नारे लगा रहे हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में वहां पर हैं और रेलवे फाटक के पास जो शराब की दुकान है उसका विरोध दर्ज कराया जा रहा है। केएम रोड को जाम कर दिया है आक्रोशित लोगों ने। बीकानेर से ये खबर आपको बता रहे हैं। रेलवे फाटक के पास जो शराब की दुकान है उसका विरोध किया जा रहा है। खबर चूरू से। यहां बदमाशों के हौसले दिन ब दिन और बुलंद होते जा रहे हैं। चूरू के सादुलपुर से ये खबर सुनिए। बदमाशों ने यहां लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इनके हाथ में पिस्तौल थी, पिस्तौल की दम पर बाइक लूट ली। हरियाणा के बदमाशों ने ग्रामीणों पर फायरिंग की है। देखिए जानकारी मिल रही है कि जिन बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है उनके हाथ में पिस्तौल थी, वो हरियाणा के बताए जा रहे हैं और उन्होंने इस वारदात के दौरान ग्रामीणों पर फायरिंग भी की। फायरिंग के दौरान एक नाबालिग को गोली लगने की खबर है। ग्रामीणों ने फिर पीछा कर 2 बदमाशों को दबोच लिया और दोनों को पीट कर पुलिस के हवाले किया गया। बदमाशों के पास से 2 पिस्टल और मैगजीन बरामद हुई है। और सीकर के खंडेला में वकील की मौत पर बवाल जारी है। मामले में देर रात एसएचओ घसीराम को हटाया गया। एसडीएम एसएचओ को यानी 2 अधिकारियों को बर्खास्त कर गिरफ्तारी की मांग वकीलों द्वारा की जा रही है। इस मामले में वार्ता भी चल रही है लेकिन बेनतीजा रह रही है और ऐसे में देर रात एसएचओ को हटाया गया। हालांकि मांग बर्खास्त और गिरफ्तारी की थी, सिर्फ एसएचओ की नहीं बल्कि एसडीएम की भी। एसडीएम ऑफिस के बाहर वकीलों ने जो धरना दिया हुआ है वो जारी है। मांग पूरी न होने तक शव उठाने से वकीलों ने इनकार कर दिया है। और भरतपुर के जनाना अस्पताल में हंगामे की खबर है। पर्ची कटवाने को लेकर विवाद हुआ। कंप्यूटर ऑपरेटर ने महिला के साथ बदसलूकी की, ये आरोप लग रहा है। महिला के जो परिवार वाले हैं उनके साथ भी बदसलूकी के आरोप हैं। दरअसल ऑपरेशन के बाद महिला टाके कटवाने आई थी। इसी दौरान पर्ची कटवाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजधानी जयपुर में डॉग बाइटिंग की घटनाएं थम नहीं रही। बीते दिनों मानसरोवर और झालाना में डॉग्स द्वारा मासूम बच्चों को बुरी तरह काटने, जख्मी करने के मामले आए। एक मामला अजमेर रोड स्थित कमला नेहरू नगर से सामने आया, जहां पंचवटी कॉलोनी में स्ट्रीट डॉग ने एक मजदूर पर हमला कर दिया। स्ट्रीट डॉग ने 47 साल के श्रमिक शंकरलाल बैरवा के दोनों हाथों को बुरी तरह नोचा। लहूलुहान हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा निवासी शंकर बाजार से घर लौट रहे थे और इसी दौरान डॉग अटैक का शिकार बने। बीड़ी लेने गया था। हाँ बीड़ी हाँ। बीड़ी वापस आया तो कुत्ता काट लिया उन्होंने। अच्छा, कितने कुत्ते थे? एक ही था वो। ये पाँच छह आदमी छुड़ाए। पाला हुआ था या पाला हुआ है वो कुत्ता तो। पालतू कुत्ता था? डेली जाता वो तो अंदर। अच्छा। डेली बिस्कुट विस्कुट खा के नहीं आता है। नहीं, कुत्ता पालतू था क्या? पालतू है। किसी के मकान का? मकान का नहीं है, छोड़ रखा वो कुत्ता तो। ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने की खबर है। बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। कोटपुतली से एक खबर है, यहां बस्सी इलाके में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। और आग की लपटें ये बताने के लिए काफी है कि कुछ ही देर में ट्रांसफार्मर को जलाकर इस आग ने खाक कर दिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस ट्रांसफार्मर ने आग पकड़ी। घटना की वजह से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप है। उदयपुर से खबर है, यहां जिला परिषद सदस्य के बेटे ने सुसाइड कर लिया। कामिनी गुर्जर के बेटे ने सुसाइड किया है। बताया जा रहा है कि फांसी का फंदा लगाकर उसने खुदकुशी की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिला परिषद सदस्य कामिनी गुर्जर के बेटे ने सुसाइड कर लिया। उसने ये कदम क्यों उठाया, उसने क्यों आत्महत्या की, इसके कारण अब तक सामने नहीं आ पाए। हालांकि पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया है और परिजनों को शव सौंप दिया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी कमलेश से। कमलेश, क्या जानकारी है? जी देखिए स्वप्निल, ये उदयपुर की हिरणमंगरी थाना क्षेत्र के सेंटर एरिया की घटना है। आज अल सुबह एक जिला परिषद सदस्य के पुत्र 21 वर्षीय जो है, अल सुबह उसने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। इस बात की जानकारी जब पता चली, जब घर के दूसरे सदस्य उठे, उस दौरान करीब 7 से 8 बज रहे थे और जब कमरा खटखटाया तो कमरा नहीं खुलने पर देखा उनका बेटा जो 21 साल का है, प्रथम गुज्जर नाम है उसका, वो फांसी के फंदे पे लटका था। और इस दौरान उसको पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारा गया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया। जी, क्या कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं मिला है? आत्महत्या के कारणों को लेकर प्रारंभिक जांच क्या कह रही है पुलिस की? जी बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, अभी तक सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। इसके लिए पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है और पुलिस का दावा है कि बहुत जल्दी कोई न कोई इसका सामने आ जाएगा, लेकिन कोई सुसाइड नोट अभी तक नहीं मिला है। जी, परिवार भी किसी तरह का गैस नहीं कर पा रहा? बिल्कुल, परिवार भी बिल्कुल स्तब्ध है क्योंकि परिवार अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन यह है कि कोई न कोई मामला होगा तभी उस कारण तनाव को लेकर, किसी न किसी कारण को लेकर कल सुबह इस तरह की जो घटना हुई, बहुत बड़ी बात है। जी, चलिए, शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। राज्य सरकार ने ड्यूटी पर कार्य करते हुए पूरी तरह निःशक्त या अयोग्य होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने का प्रावधान किया, लेकिन कर्मचारी संगठन इस फैसले में संशोधन चाहता है। क्या है वजह, देखिए। अब ड्यूटी के दौरान अगर कोई सरकारी कर्मचारी पूर्णतः निःशक्त या अशक्त हो जाता है तो भी उस कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलेगा। अभी तक अनुकंपा नियुक्ति का लाभ सेवारत कर्मचारियों के निधन होने पर ही मिलता था। इस निर्णय से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों
बोर्डों और स्वायत्त शासी संस्थाओं में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देना संभव होगा। जाहिर है राज्य सरकार ने इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, लेकिन कर्मचारी संगठन सरकार के इस फैसले में संशोधन चाहते हैं। ये जो 5 साल की पाबंदी जो सरकार लगा रही है, किसी में अक्षमता कोई समय देख के थोड़ी आती है कि 5 साल होंगे जब भी अक्षमता होंगी, 1 साल होगा जब भी अक्षमता होंगी। किसी के रिटायरमेंट के 6 महीने पहले, 1 महीने पहले अक्षमता आ सकती है, काम करने में असमर्थता हो सकती है, बीमारी है, हारी है, एक्सीडेंट है, ये कह के थोड़ी होते हैं। हालांकि अभी इस मामले में नियम सामने नहीं आए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अनुकंपा नियुक्ति का लाभ उसी कर्मचारी के आश्रित को दिया जाएगा जिस कर्मचारी की सरकारी सेवा में कम से कम 5 साल का समय बचा हो। ऐसे में कर्मचारी संगठन आयु सीमा की बाध्यता को हटाने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि दुर्घटना और बीमारी समय देखकर नहीं आती। मैं चाहता हूं कि कर्मचारी की समय सीमा में नहीं बांधे। जो भी कर्मचारी जिससे कार्य करने में असक्षम हो, उसके चाहे 50 साल हो, चाहे 55 साल हो या 59 साल हो, सभी कर्मचारियों को इसमें लाभान्वित होना चाहिए। कर्मचारी नेता गजेंद्र सिंह राठौड़ ने अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के उपनियम 5 में संशोधन की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस नियम के अनुसार मृतक कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य के पहले से ही सरकारी नौकरी में होने पर दूसरे आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति के योग्य नहीं माना जाता है, लेकिन अब समय बदल गया है। ऐसे में अनुकंपा नियुक्ति के नियम 5 में संशोधन किया जाना चाहिए। 1966 में जो एक नियम बना था जिसमें आश्रित अनुकंपा नियुक्ति में जिस परिवार में एक बंदा नौकरी लगा हुआ है और वहाँ पे दूसरे आश्रित को नौकरी नहीं दी जाती, ऐसे में मैं चाहता हूँ कि एकल परिवार होने के कारण वहाँ पे वो सुविधाएं नहीं मिलती है। सरकारी कर्मचारियों को पूरी तरह निःशक्त या अयोग्य होने और वीआरएस लेने पर आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के राज्य सरकार के निर्णय को कर्मचारी संगठनों ने सराहा है, लेकिन आयु की बाध्यता हटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी कार्मिक विभाग के नियम सामने नहीं आए हैं, लेकिन नियम आने से पहले ही कर्मचारी संगठनों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। कोटा छात्रा रेप हत्या मामले में आरोपी की पुलिस शिनाख्त परेड करवाएगी। घटनास्थल पर आरोपी को ले जाया जाएगा और शिनाख्त परेड होगी। बता दें कि जो आरोपी है, छात्रा की ऑनलाइन उससे दोस्ती हुई थी, जिसके बाद वो कोटा आया और जंगल में ले गया, जहां किसी बात पर बहस हुई, हत्या कर दी। बोराबाज के जंगलों में छात्रा की हत्या की गई थी। फिलहाल 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है आरोपी और आज शिनाख्त परेड करवाई जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है? ओम प्रकाश, सुन पा रहे हैं मुझे? जी, क्या जानकारी है? जी, जो कोचिंग जो छात्रा जिनकी हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी जो जिसका 5 दिन का पुलिस ने रिमांड लिया है, उस आरोपी से पुलिस कई चौंकाने वाले खुलासा कर सकती है। फिलहाल आज का जो समय उनके लिए है कि जहां जंगलों में उन्होंने वारदात को अंजाम दिया, वहां ले जाकर उनकी उस आरोपी से शिनाख्त परेड कराई जानी है। किस तरह से हत्या की जो वारदात है वो अंजाम दिया था, उसको सीन रिक्रिएट करवाना है उनसे, और जो रेंटल पे लिए बाइक है उनको जब्त करने के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज संलग्न करना है, खंगालने हैं, और पूरे मामले में कई और चौंकाने वाले खुलासे होने हैं, क्योंकि मोबाइल छात्रा का भी जब्त कर लिया है जो उनके पास था, और जो आरोपी हैं युवक, उनका भी मोबाइल, कई और राग उगलेगा। पुलिस अब इस मामले में
ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि जो गुजरात से आया हुआ छात्र है, क्या उसने किसी और लड़की को इस तरह से फंसाकर वारदात को अंजाम देने का तो प्लान नहीं था, या किस तरह की ये योजना थी, क्या आखिर हुआ। ये तमाम जो पहलू हैं वो कड़ी से कड़ी जोड़कर इस जो पूरे मामले में अनुसंधान करने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस 3 राज्यों में इस मामले में जांच करेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की छात्रा थी तो संभवतः वहां भी पुलिस की टीम जा सकती है। और जो गुजरात का युवक है वो पहली बार जो कोटा गूगल पर सर्च करके कोटा के बारे में जानकारी ली और यहाँ रेंटल पे बाइक लेकर उस छात्रा को घुमाया, उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और फिर उनके बाद हत्या की जो सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद पुनः बेखौफ होकर जो गुजरात लौट गया था। तो पूरे मामले में ये कहा जा सकता है कि पुलिस अब कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रही है और राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में पुलिस जांच करने के लिए अलग अलग टीमें जा सकती है। और क्योंकि राजस्थान की भी अलग अलग इलाकों में कुछ और छात्र तो इस तरह से इसकी जो युवक है उसके मोबाइल डाटा खंगालेगी, कोई और छात्रा तो के संपर्क में नहीं थी, किस तरह की पूरा मामले की जांच कड़ी जोड़ेगी, कई और जो चीजें उनसे ये कहा जा सकता है कि बरामद की जा रही है और कड़ी से कड़ी जोड़ के पूरे मामले के अनुसंधान करने में जो है कोटा पुलिस जुटी हुई है। जी चलिए, शुक्रिया। बीकानेर से खबर है, यहाँ एक बच्ची नहर में डूब गई। आईजीएनपी नहर में 13 साल की बच्ची गिर गई। वो वहां खेल रही थी, इसी दौरान पैर फिसला और यह हादसा सामने आया। 24 घंटे से बच्चे की तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है। उस बच्ची को ढूंढा जा रहा है, बच्ची की तलाश लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। आईजीएनपी की RD 525 पर यह हादसा सामने आया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कोटा में चाकूबाजी की वारदातें थम नहीं रही हैं। अब एक ताजा घटनाक्रम में चाकू मारकर छात्र को घायल कर दिया गया। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मामूली सी बात में चाकू निकल आया और इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजधानी जयपुर के जयपुरी अस्पताल के बाहर शुक्रवार रात एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। चर्चा है कि वो अस्पताल में इलाज के लिए आया था, लेकिन पहचान पत्र नहीं होने के कारण इलाज नहीं हुआ, जिसके बाद उसने अस्पताल के बाहर दम तोड़ दिया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मामले में जयपुरी अस्पताल के अधीक्षक ने कहा कि अस्पताल में आने वाले हर व्यक्ति का इलाज किया जाता है। देखिए, बड़ी खबर मिल रही है। निकासी के दौरान हंगामे की खबर है। 18 लोगों के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज किया गया है। कोटा से ये खबर आपको बता रहे हैं। दूल्हे की घोड़े की निकासी पर हंगामा हुआ। दूल्हे और अन्य लोगों को अपमानित करने का आरोप है। रामगंज मंडी के गोयंदा गांव में यह घटनाक्रम सामने आया है। देर रात की घटना बताई जा रही है। फिलहाल गांव में तनाव है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। करीब 18 लोग हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दौसा में थर्माकोल फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर है। 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। फैक्ट्री में
मजदूरों के फंसे होने की भी आशंका है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर आग बुझाने के प्रयासों में जुटी हुई है। ये तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर और आग लगने की वजह से जो धुआं काला गाढ़ा धुआं वहां पर निकल रहा है और जिस तरह से धुएं का गुबार है, आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आग की भयावहता क्या है। आग की लपटें अभी भी दिखाई दे रही है। थर्माकोल की ये फैक्ट्री है जिसमें भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग की भयावहता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। स्थानीय लोग जो वहां पर अपने स्तर पर कोशिशें कर रहे हैं, सामूहिक प्रयास के बावजूद भी अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, जबकि 8 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और आग अपना तांडव जारी रखे हुए है। जो है मौके पर पहुंचे, मुझे इन्फॉर्म मिला, मैं भी यहाँ आ गया। पानी की फायर ब्रिगेड जो है वो भरतपुर, अलवर, दौसा सब जगह से मंगाई, लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं हो रही है। उसके बाद में जयपुर जो है, जो इस आग को बुझाने के काम के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लिए मैंने बात की वहाँ पे देवेंद्र मीणा जी से। उन्होंने 3 गाड़ियाँ रवाना कर दी हैं और वो अभी जस्ट पहुँचने वाली है। सर, मजदूरों के फंसे होने की आशंका? हाँ, जो विलेजर्स से बात हुई है वो ये बता रहे हैं कम से कम 3 से 4 लोग जो हैं वो इसमें रहते हैं और साथ में रात को एक गाड़ी भी आई थी, ट्रक जो है उसके भी ड्राइवर खलासी होने की संभावना है। और दमकल आसपास के ज़िलों से, जो भी जयपुर से, भरतपुर से, आसपास के ज़िलों से मंगाई गई हैं, फोम बेस्ड एक्सटिंग्विशर के साथ में बुझाने की कोशिश की जा रही है। और केमिकल है अंदर जो आग पकड़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वो पानी के साथ बाहर आ रहा है तो लग रहा है कि आग पकड़ रहा है। तो कोशिश कर रहे हैं, सारी दमकल है, पानी के टैंकर लगा दिए गए हैं और ये बताया जा रहा है कि 3-4 मजदूर थे जो यहाँ पे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी आशीष से। आशीष, क्या अपडेट्स हैं? आशीष सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आशीष आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है जी, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, करीब 8.5 घंटे हो चुके हैं। 8.5 घंटे से लगातार जो आग है वो जारी है और आग ने विकराल रूप धारण कर रखा है। यह जो थर्माकोल की फैक्ट्री है इसके अंदर केमिकल भी था और केमिकल में ये आग लगी हुई है, जिसके चलते जो आसपास के जो दौसा, भरतपुर, अलवर, भिवाड़ी, यहाँ की जो दमकलें हैं वो पूरी तरह असफल साबित हुई हैं, क्योंकि यहाँ पानी की दमकलें थी। जो पानी की दमकलों से केमिकल की आग को नहीं बुझाया जा सकता है। ऐसे में अब जयपुर से दमकलें मंगवाई जा रही हैं। शुरुआत में 3 दमकल जयपुर से आई थी, उसके बाद में लगातार करीब अब 8 से 10 दमकलें जयपुर से आ चुकी हैं, लेकिन आग पर काबू पाया नहीं जा सका है, क्योंकि केमिकल को जो आग पर काबू पाने के लिए अलग तरीके का एक केमिकल यूज किया जाता है और उसको यूज किया जा रहा है। लेकिन अभी तक आग ने इतना विकराल रूप धारण कर रखा है कि आग में काबू नहीं पाया जा सकता। दूसरा, आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की गई है तो सामने आया कि इसमें जो 4 मजदूर हैं वो स्थायी रूप से यहाँ रहते हैं और वो बिहार राज्य के रहने वाले हैं और यहाँ पर स्थायी रूप से रहते हैं। रात के समय कल एक ट्रक ड्राइवर और एक खलासी भी आया था। ऐसे में 6 इनकी संख्या हो सकती है। अब ये 6 जो लोग हैं इनके मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। ऐसे में अभी तक इन कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये अंदर ही है या फिर ये बाहर निकल गए थे सही समय पर। इस तरह की जानकारी पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन यदि ये अंदर थे तो एक बड़ा हादसा हो चुका है और यदि ये आग की लपटें देखकर यदि बाहर निकल गए होंगे या भाग गए होंगे तो इनकी जान भी बच सकती है। इस तरह की 2 संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों का ये कहना है कि जब तक आग पर काबू पाया नहीं जा सकता, जब तक वहां पर दिक्कत कहाँ आ रही है? 8 घंटे से ज्यादा का वक्त बीतना अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। दिक्कत कहाँ आ रही है? बिल्कुल दिक्कत है, क्योंकि जो आसपास के दौसा हो या आसपास के जिलों में पानी की दमकल होती हैं जो पानी से आग बुझाती हैं, लेकिन जो केमिकल की आग है वो पानी से नहीं बुझाई जा सकती। इसलिए जयपुर से जो दमकलें हैं वो आ रही हैं। तो जयपुर करीब 125 किलोमीटर दूरी पर है, तो 125 किलोमीटर दूर से जब दमकल आती है और उसके बाद में उसमें जो केमिकल है जिसका पाउडर होता है वो पाउडर खत्म हो जाता है, तो उसके बाद में दूसरी दमकल आती है। चलिए, शुक्रिया। बांसवाड़ा में रफ्तार का कहर दिखा, 2 ट्रकों की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, एक अन्य घायल हुआ है जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे और जांच में जुटे।
बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जान से मारने वाला धमकी भरा पत्र उनके पिता सलीम खान तक पहुंचाने वाले तीनों बदमाश जालोर के सांचौर और करड़ा के निकले। तीनों बदमाश राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के कुख्यात बदमाश विक्रमजीत और विक्की बराड़ के मार्फत लॉरेंस गैंग से जुड़े थे। विक्की बराड़ अभी फरार है, जो दिल्ली जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर गैंग को ऑपरेट करता है। विक्की ने ही जालोर के अपने तीनों गुर्गों को महाराष्ट्र के पुणे के कुख्यात अपराधी सौरभ उर्फ महाकाल के पास भेजा था और सलमान खान तक धमकी भरा पत्र पहुंचाने की रणनीति बनाई थी। बता दें, जालोर के इन तीनों बदमाशों की मुंबई पुलिस ने पहचान कर ली है। तलाश में शुक्रवार को क्राइम ब्रांच की टीमें जालोर, जोधपुर और बाड़मेर घूमी। की हत्याकांड के बाद लॉरेंस गैंग की सरगनाओं की टीम है वो जालोर से भी कनेक्ट हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में 5 जून को मुंबई में अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के प्रकरण में मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा किया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिन 3 बदमाशों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी, वो जालोर जिले के सांचौर व करड़ा क्षेत्र के रहने वाले। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये जो तीनों बदमाश थे ये कौन से गांव के रहने वाले थे, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि जो पूरा प्रकरण था उसमें लॉरेंस गैंग का मुख्य सरगना विक्की बराड़ ने जो जिस तरीके से पुणे के अंदर अपने गुर्गे के पास में इन 3 बदमाशों को भेजा था, जैसे ही पूरे प्रकरण को लेकर उस बदमाश को मुंबई क्राइम ब्रांच ने पकड़ा तो उसके बाद एक के बाद एक कड़ियां सामने आई है। जिस प्रकरण को लेकर जो आरोपी को पकड़ा गया है उसने जालोर के रहने वाले इन 3 बदमाशों के नाम सामने लाए हैं और इन तीनों बदमाशों की पकड़ को लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच जगह जगह पर तलाश कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच जालोर के साथ साथ जोधपुर व बाड़मेर में भी अलग अलग जगहों पर इन बदमाशों की तलाश कर रही है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।